देखो बच्चों, उससे पहले एक और चीज मैं बता देता हूँ जो तुम्हारे इस्तेमाल में आएगी, जिसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो डिफरेंस क्या है आयोनाइजेशन और बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि आपको लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बशर्ते वो किसी भी शेल में हो। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी थी कि घर में घुसकर उस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता था बाहर तक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में डिस्को में नाच रहा है तो भी आप उसे निकाल के ले जाओगे। उस चीज को हम लोगों ने डिफाइन किया बाइंडिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिट। ठीक है, एक मिनट रुक जाए मुझे। चलो भाई, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from any orbit, किसी भी ऑर्बिट से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो ये बेसिकली आपको उस ऑर्बिट की एनर्जी देके चला जाएगा। जब बाइंडिंग एनर्जी की बात होगी तो आपको ऑर्बिट की एनर्जी मालूम पड़ जाएगी। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का बोलूं, अब एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए बोलूं तो यहाँ आ जाएगा +13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, and this binding energy is equal to ionization energy for n is equal to 1। क्या समझो? हो गया काम? तो ये तो बस एक टेक्निकल वर्ड था जो हमें जानना था, ताकि अब क्या हो सकता है कि कई बार तुम्हें ऐसे बोल जाए कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर थर्ड शेल इज दिस। सपोज करो आपको देखिए क्या, बाइंडिंग एनर्जी फॉर थर्ड शेल इन अ हाइड्रोजन एटम इज एक्स। एक्स दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। तो थर्ड शेल की एनर्जी एक्स दे रखी है। आपसे पूछा गया है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो आप कैसे सोचोगे यार ये थर्ड शेल की एनर्जी ही है और कुछ नहीं। अब क्या होगा, ये x मल्टीप्लाइड बाई, तो बेसिकली फर्स्ट शेल की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? -9x, और -9x मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? +9x। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो यार, फिर आगे बढ़ो। ये छोटी सी टर्म थी जो रह गई थी, इसे भी हमने यहाँ पे बता दिया। सर एक बार रिपीट कर दो ना प्लीज, तो वो बाइंडिंग, थर्ड सेल वाला। हाँ मैं बता रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किसी भी ऑर्बिट से, है ना। तो देख, अब मैं अगर एक बात बोलूँ यहाँ पर, तो ग्राउंड स्टेट की बेटा एनर्जी कितनी होती थी? ऐसे 13.6। हाँ, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, है ना, मान लो, ऐसे ही मान लिया एक्स। तो बताओ बेटा सेकंड शेल की एनर्जी क्या होगी अगर ये एक्स है तो? 4x। नहीं, यही तो गड़बड़ हो रही थी, यही मैं पकड़ने के लिए यहाँ पे लिखा। नहीं नहीं नहीं, x/4। हाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा इसका, मतलब n से डिवाइड होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपको x दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा? 4x, और ये कितना हो जाएगा? हाँ क्या ना, ऐसे ही कुछ, फिर से गड़बड़ है। हाँ डिवाइड, नहीं जो अभी बस उसी से आंसर पूछूंगा मैं। अब बोल बच्चे, अब क्या लिखूंगा मैं? और इसको, अरे बोलो बेटा। हाँ सर, x। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बता कि जब मुझे इससे इसे इस पे जाना है तो मैं क्या करूं?
n स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या उतने डिफरेंस की एनर्जी देनी होगी। हाँ नहीं, मेरे को इस एनर्जी से ये एनर्जी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय एन थर्ड वाले को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। देख -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज करो ये x/9 दे रखा है, हाँ? तो मेरे को ग्राउंड स्टेट की निकालनी हो तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ही होती है ना, राइट? अब हाँ देख यस सर। तुझे क्या है, थर्ड शेल की बेटा एनर्जी दी थी, तो थर्ड शेल इज नथिंग, मतलब थर्ड शेल की बाइंडिंग एनर्जी दी है, इसका मतलब थर्ड शेल की एनर्जी मिल गई है हमें, ये इतना है। तो मुझे बता ये एनर्जी कितनी होगी? इंटू 9 हो जाएगी। हाँ इंटू 9 हो जाएगी, तो ये आ गया 9x। अब यहाँ पे देख, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ ले तो कितना होगा, +9x फर्स्ट शेल की एनर्जी। यस सर, अगर समझा सर। वेवलेंथ भी पूछ के जाता तो भी तू बोल देती कि यहाँ पे 8x का अंतर है, तो 8x मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते तो 1240 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1240 अपॉन 8x। हाँ के ना? यस सर। क्या बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मेरी ख्याल से ये वाला पॉइंट बच्चों सबको क्लियर होगा। अब इसके आगे अपन लोग बढ़ा जाए थोड़ा सा, है ना? तो डन है ना ये? चलो, तो अब मैं तुम्हें क्या है, ट्रांजिशन और सीरीज और स्पेक्ट्रम की ओर लेके जाने वाला हूँ। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था? नहीं सर, नहीं। तो आज अपन थोड़ा सा पहले स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे, लिखा पढ़ी बाद में करेंगे। पहले हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम होता क्या है। कोई बता सकता है आप में से क्या होता है स्पेक्ट्रम? जब हम किसी भी आइटम को अगर एनर्जी देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन जो जब मतलब फर्स्ट शेल सपोज किसी भी शेल से दूसरे शेल में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो उसी का जो पैटर्न आता है, सो जो वेवलेंथ आती है उसकी, तो उसके हिसाब से मतलब किसी पॉइंट पे हमें डार्क मतलब फ्रिंजेस मिलते हैं बहुत सारे, मतलब किसी ब्लैंक होता है या फिर उस तरह से। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो वेवलेंथ जो उसने मतलब जो हमें ब्लैक मिल रही है उसने एब्जॉर्ब की एनर्जी उस वेवलेंथ की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताना बेटा क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। कौन सा मैंने कुछ बताया था उसके लिए आपको? बोलो, याद है? सर जेएक्सयू हाँ के ना? याद है? ये भी क्या था, डिफरेंट एनर्जीज वाले रेडिएशंस को अरेंज करना, क्या? हाँ के ना बच्चों? हाँ, स्प्लिटिंग हो गई और उसके बाद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन हमें मिल गई, उसको स्पेक्ट्रम बोला। इसने भी सही बोला, इसने अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बोला है, इमिशन बोला है। तो स्पेक्ट्रम तो देखो कई तरह के होते हैं। पहले क्या है, मैं ऐसे एक जनरल प्रिज्म से बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से जानेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिज्म लगाया, यहां से मैंने लाइट को पास किया। मुझे बताएं यहाँ कौन कौन से कलर मिलेंगे हमें? प्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, सही। हाँ यस ठीक सर। है। क्या चीज है ये जो अरेंजमेंट है? स्पेक्ट्रम। हाँ स्पेक्ट्रम ही तो है। राइट, अरे बोलो। यस सर। यस यस। ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक गेम खेलता हूँ।
यही सेम एपरेटस है, बट अब इस एपरेटर के बीच में पहले क्या है, थोड़ा सा फील ले लें कि ये चीज होती है। एक मिनट, यही सेम एपरेटस है, बट इसी एपरेटस के बीच में एक एब्जॉर्बिंग गैस सॉल्यूशन होती है। ऐसी एक गैस सॉल्यूशन होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरी टी शर्ट का कलर नीला क्यों दिख रहा है? बोलो। सर उसको छोड़ के ब्लू लाइट को छोड़ के बाकी सारे लाइट्स एब्जॉर्ब कर ले। वेरी गुड। तो अब क्या है, हमने ये जो सॉल्यूशन रखा है, या ये मान लो कोई भी हाइड्रोजन गैस लिए, मैंने लो हाइड्रोजन गैस लिए। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये क्या करेगी, कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगी, बाकी रहने देगी, जिनको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। यार एक बात बताओ, ये कुछ ही लाइट को क्यों एब्जॉर्ब कर पाएगी? Why only few lights? Why not all lights? कोई भी चीज बोलो। सभी इसकी एनर्जी उसके सब मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक्साइट होने के लिए उतनी एनर्जी की चाहिए, उसकी एब्जॉर्ब करेगा। राइट राइट राइट। तो जैसे अगर मैंने बोला था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब तक फोटोन के पास 10.2 नहीं होगा तब तक वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाए। राइट, आप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, याद है नहीं है? तो जितने उसके शेल्स की एनर्जी होगी वही तो एब्जॉर्ब करेगा, जहां जहां फिट बैठता होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। मान लीजिए कि उसने ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर, ये गायब हो गया यहां से, और इसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया और येलो को किया, ये गायब हो। यहां आपको क्या मिल गया बच्चों? गैप मिल गया। ये इधर कोई लाइट नहीं मिली। इस तरह के एब्जॉर्प्शन को हम पहले बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। राइट, अब एक काम करते हैं, इसी लाइट को उठाता हूं जिसने दो कलर एब्जॉर्ब किए थे, और अब ये लाइट को हम हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आप आयरन को हीट करेंगे तो वो अपने कलर चेंज करता जाता है ना, जो जो एब्जॉर्ब किया होता है सब निकालता जाता है। अब ये अपना एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है, हीट करो ना करो, वैसे भी छोड़ दो तो दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कुछ ही इंस्टेंट में अपने वापस उसी शेल के अंदर आएगा। इसने अब लाइट, अब मुझे बताओ कि कौन कौन सी लाइट हमें मिलेगी, बोलो कौन कौन सी मिलेगा? जो वही जो पहले एब्जॉर्ब कर रहा था वो अब एमिट करेगा। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या बताया कि जो एब्जॉर्ब कर रहा था, एब्जॉर्ब क्या किया था उसने? ब्लू लाइट एब्जॉर्ब किया था, और क्या एब्जॉर्ब किया था? येलो लाइट। सब लोग एग्री करते हैं इससे? अरे हाँ बोलो। सर। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो इससे एग्री करते हो तो फिर बोर एटॉमिक मॉडल की भी जरूरत ही नहीं है, राइट? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ और आए। ब्लू और येलो तो मिल ही मिले क्योंकि बहुत सारे गैस के सैंपल थे, कुछ और सैंपल मिल गए, जैसे कि मान लीजिए आपको ऑरेंज और रेड लाइट भी मिलने लगी। ये कैसे चमत्कार हुआ? सर उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्टॉक। कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात अलग है बेटा, लेकिन ये मिले कैसे? ये तो मैंने ऐसे ही अभी कुछ भी दे दिया, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे अभी मैं गया भी नहीं, मैं तो नॉर्मली ऐसे ही दे दिया। कैसे मिले? आप फॉलो नहीं करेगा, मतलब किसी भी पाथ से जा सकता है ना, इसलिए। हाँ, और इसका मतलब उसमें बहुत सारे शेल्स हैं। मतलब हमने क्या किया, देखो ऐसे मैंने एटम ले लिया, मान लीजिए आपके थोड़े से कम ले लेता हूँ ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़िया बनी।
मान लीजिए ये यही ले लिया मैंने, ये एटम नंबर 1, और एक गैस के सैंपल में तो बहुत सारे एटम हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको इतनी एनर्जी दी कि यहां से यहां तक जंप करके चला। सिमिलरली कोई दूसरा फोटोन होगा सेम एनर्जी का, वो भी यहां से यहां जंप करा देगा। अब यार जंप कराना अपना काम है, वापस आना क्या उसका काम है। ये वाला डायरेक्ट ही आ गया और ये वाला 2 पार्ट्स में आया। आपने दी कितनी थी, 1 फोटोन, मिले कितने? क्या बात आ रही है समझ में? अरे बोलो। Yes. हाँ तो यस सर। हमने देखा कि जो एनर्जी थी वो चंक्स की फॉर्म में वापस आने लगी भाई। और पता है यही तो था, यही बाल्मर का स्पेक्ट्रम ही तो रदरफोर्ड को फंसा गया था, क्योंकि रदरफोर्ड यही नहीं बता पा रहा था। उसने बोला कि और चलो एक बार के लिए कुछ एरर मान सकते हैं, बट हर बार यही एनर्जी मिल रही है सेम एनर्जी से एक्साइट करके। इसका मतलब इसमें कोई शेल्स बनी हुई है जिनके पास एक डेफिनेट एनर्जी है। तो भाई साहब जो बोर एटॉमिक मॉडल है ना, जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के भी क्वेश्चन करेंगे तो बोर एटॉमिक मॉडल की जो कैलकुलेशन है दिस टेंड ट्रू फॉर, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल डेटा को वेरीफाई करती है। भाई जो चीज एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करती है वो सच ही मानेंगे हम लोग, है ना। ये थोड़ी बोलेंगे एक्सपेरिमेंट है तो गलत है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? Yes, sir. हाँ कहना बच्चों, 1 मिनट रुक जाए, 1 सेकेंड, और थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं कि क्या क्या चीज कैसे कैसे है ना। 1 मिनट रुक। सर एक डाउट था बोलो बोलो बोलो। सर, जो आपने जो गैस को गर्म करना पड़ेगा उसको लाइट देने के लिए। क्या करने के लिए? अरे देख, जैसे तू वो करता है Yes. तू आयरन को तू गर्म कर, तेरे को कौन कौन से कलर मिलेंगे? पहले तेरे को रेड मिलेगा, पूरा विव और रिपीट हो जाता है वापस से, तेरे को पता है क्या? हाँ हाँ, ऐसे करते करते एकदम ब्लू जोन भी आता है उसका। हाँ जो जो कलर उसने कभी एब्जॉर्ब किए होते हैं वो सब निकालने के लिए, है ना। हाँ। हमारे तूने खूब अच्छे से खाया पिया है और तू सो रहा है, तो सोते सोते हो सकता है तू अपनी एनर्जी इमिट करे, बट हमको अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो फटाक से थोड़ा सा हीट कर देंगे, तेरे को भगा देंगे, पूरी एनर्जी बाहर दे देगा, राइट। तो हाँ सर। आ रही है बात समझ में? तो वो थोड़ा इंस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए आए आगे। अब देख, सबसे पहली बात है स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है स्पेक्ट्रम? कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का जो कलेक्शन आता है रेडिएशन का, उसी को आप क्या कहते हो बच्चे? स्पेक्ट्रम। और ये कब मिलता है? बाय पासिंग लाइट थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। अब ये क्या, वहां तो मैंने प्रिज्म से बता दिया, उससे थोड़ा पावरफुल और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप, उससे पास करोगे तो मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर भी 2 तरीके के एब्जॉर्प्शन है जो मैंने बताया। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन, हालांकि हमें तो पढ़ना है इमिशन, बट आएगा तो एब्जॉर्प्शन के बाद। पहला वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डायग्राम बनाया था उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये छोड़, ऐसा एक और बना देता हूँ, 1 सेकेंड ही लगेगा। ये पास की गैस सैंपल, ये वापस आई, कलर चेंज हो गया, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि कुछ कंपोनेंट इसके निकल गए। देन आप स्पेक्ट्रोस्कोप से पास किए और आपको कुछ रेडिएशन मिसिंग मिली, इस तरह का एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली क्या है, तुम लोग मेरे साथ ही लिख रहे हो ना बच्चों? ठीक है, मैं
खत्म कर लेना अभी के भी, ये मतलब थ्योरी को कोई पूछेगा नहीं, बस ये फील के लिए ही है, और कुछ ना समझ में आया तो मुझे बोल देना, ठीक है। व्हेन अ लाइट फ्रॉम source is passed through an absorbing solution, एक एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से पास किया, ठीक है, लाइट को, एंड देन एनालाइज्ड। इस तरह का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट। अब अगला स्पेक्ट्रम क्या है आपका, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है, when an एन तो नहीं होगा, फिर ए होगा, when a light emitted from an absorbing solution is analyzed। उसको जब आप एनालाइज करोगे तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका नाम क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। आ रही है बात समझ में। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, तो देखो ऐसे समझ सकते हैं, यहां से ये नहीं, ये देखिए, ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही है। जैसे यहां देखो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, अब ये ग्रीन खत्म नहीं हुआ बेटा, ये देखिए येलोइश अपने आप ऑन हो जाएगा, और ये देखिए येलो बन गया। अब ये येलो खत्म नहीं हुआ और ये रेडिश लेता जा रहा है, धीरे धीरे करके ये देखिए डार्क रेड हो रहा है, अब ये ऐसे पिंकिश, फिर ये ब्लूइश दिख रहा है। तो एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं पूरी तरह से, कलर मिक्स्ड हो गए हैं, मतलब यू कैन नॉट डिफरेंशिएट दीज बैंड्स विद ईच अदर जस्ट लाइक अ विवग्योर। इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हो कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये सारे कलर एक दूसरे को सेपरेट आउट कर रहे हैं, इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हो, डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस है, हर कलर एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। यू कैन डिफरेंशिएट दैट कि या तो ये यस और नो दोनों में से, यहां पर डिसाइड नहीं है यार येलोइश रेड है, थोड़ा सा ये है डार्क है, मतलब कोई भी बाउंड्री जो है ना वो एक दूसरे में क्या कर रही है, मिक्स हो रही है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम का नाम क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन कलर्स आर मिक्स्ड टुगेदर और when colors are separated। कह रहा हमें तो पढ़ना डिसकंटिन्यूअस ही, क्योंकि हाइड्रोजन का डिसकंटिन्यूअस ही आता है, आर सेपरेटेड। अब बच्चे ये जो डिसकंटिन्यूअस होता है ये भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो लाइन, और एक होता है बैंड। लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है भाई। अब अगर इधर मैं बात करूं कि क्या होता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम और क्या होता है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम, तो उस चीज को जान लेते हैं। तो यार बड़ा आसान है, देख लाइन स्पेक्ट्रम मतलब ऐसी कुछ सेपरेट डिस्क्रीट लाइन बन रही है,
बैंड स्पेक्ट्रम मतलब तेरे पास ऐसे कुछ बैंड्स बन रहे हैं कलर के इस तरह से। पहले समझ लेते हैं ऐसा कब कब होगा। इस तरह के ये बैंड बन रहे हैं, डिफरेंट लाइन मिलकर बैंड बना देती है ऐसा। जैसे MOT को लगाकर, है ना भाई, तुम लोग तो 12th वगैरह पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता है ना कि MOT को लगाकर आप कंडक्शन और वैलेंस बैंड बना देते हो, हाँ के ना? हाँ, ऐसे बैंड। तो अब देखो हम ये एनालाइज करते हैं ये बैंड की पॉसिबिलिटी किधर है, कहाँ बन सकता है ऐसा बैंड, एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, या कभी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा एनालाइज करेंगे फिर उसके बाद ही इसके बारे में लिखेंगे, है ना। एक बात बता, एक सिंगल एटम है जैसे कि हाइड्रोजन जैसा, उसमें एनर्जी का गैप ये है, आया एक फोटोन ये, एक फोटोन ये, एक फोटोन ये, तीन अलग अलग फोटोन इमिट हुए, राइट। तीन डिसकंटिन्यूअस लाइन मिली, और तुझे पता ही है कि एनर्जी का गैप अच्छा खासा होता है इनके बीच में, बिकॉज ऊपर जाने पे ऐसे बढ़ने लग जाते, मतलब गैप्स कम होने लग जाते हैं काफी कुछ, है ना। तो ये मान लिया ये तीन फोटोन जो इमिट किए थे, दीज आर दिस, तो ये तो हो गया डिसकंटिन्यूअस। लेकिन मैंने एक कंपाउंड मान लिया जो कि X, Y और Z तीन लोगों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब मान लो यार इस कंपाउंड में एक X कंपोनेंट है, इसके अंदर एनर्जी का गैप ये है, और आप जानते हो कि Z स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी का गैप भी चेंज होगा, मालूम है ना, 13.6 इंटू Z स्क्वायर, राइट। तो देखिए Y है उसका मैंने ये मान लिया, और Z है उसका मैंने कुछ ऐसा मान लिया, कुछ भी हो रहा हो हमें क्या पता, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने लाइट से एक्साइट कराया, मान लीजिए भाई ये इससे फोटोन से एक्साइट हुआ, ये ऐसे आया, 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 इसके फोटोन की एनर्जी, इसके फोटोन की एनर्जी, इसके फोटोन की एनर्जी, इसके फोटोन की एनर्जी। हो सकता है कि ये फोटोन की एनर्जी ये है, इसके फोटोन की एनर्जी हो सकता है ये ग्रीन वाली हो जाए, इसके फोटोन की एनर्जी हो सकता है ये ब्लू वाली हो जाए, हाँ के ना, थोड़ा थोड़ा गैप पे, राइट, अपने Z स्क्वायर के हिसाब से। तो यार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बैंड बन जाए, राइट। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करूं तो बैंड बन भी सकता है, बट एटॉमिक फॉर्म में तो कभी बैंड बनेगा नहीं, हाँ के ना। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो बच्चों। यस। तो देखिए यहाँ क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड, अलग अलग कलर की लाइंस मिल जाएंगी आपको, राइट। दूसरा क्या होता है, जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है, बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड। ये कब होता है, जब आप एटॉमिक फॉर्म के अंदर करते हैं। ये कब होता है, जब आप, मतलब ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों ही काम, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, राइट। आ रही है बच्चों बात समझ में? तो ये तो था तुम्हारी स्पेक्ट्रम की जानकारी। बात आती है हमने इतना सब कुछ क्यों पढ़ा, क्योंकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम पढ़ेंगे, और हम हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, और इमिशन स्पेक्ट्रम जो ये बनाएगा डिसकंटिन्यूअस टाइप का, राइट, और डिसकंटिन्यूअस में भी लाइन। तो ये कुछ नाम आएंगे तो नामों से हम ऐसा ना हो कि इसके इन्वॉल्वमेंट में एकदम ये बोलें कि ये क्या हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है क्या नहीं होता, तो फर्दर डिस्कशन हम इस पॉइंट पे फिर चाहते नहीं है, इस वजह से हमने ये किया। क्या आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, आगे बढ़ूं? यस सर। बहुत ही अच्छी बात है।
हम इमिशन वाला क्यों पढ़ते हैं हाइड्रोजन में? क्या बेटा? हाइड्रोजन में इमिशन वाला स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ते हैं? अरे हमें अगर शेल्स के अंदर एनर्जी की जानकारी चाहिए तो एब्जॉर्प्शन से कहीं ज्यादा काम आएगा हमें इमिशन, क्योंकि इमिशन उसकी सारी रेंजेस बता देगा। समझ रहा है तू बात को? अगर मैंने इमिशन लिया तो इमिशन में सारी पॉसिबिलिटीज उस पूरा हाइड्रोजन एटम एकदम खुलकर आ जाएगा कि इसकी कौन सी एनर्जी कितनी है, इसके फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक की एनर्जी कितनी है। जितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी, इसलिए हमें इमिशन पढ़ना है। समझ रहा है तू बात को? हाँ के ना? वहां तो एब्जॉर्प्शन में तो क्या है, जो तूने लाइट दी उसी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है। जैसे सोच तूने फर्स्ट से लेके थर्ड तक में पहुंचाने की लाइट दे दी, बट अब थर्ड से सेकंड पे आए, फर्स्ट पे आए, तो हर शेल की इंफॉर्मेशन कौन देके जाएगा? बोल भाई। आ रही है बात समझ में? यस सर। ये क्या, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बताएगा, और एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें चाहिए थे एटम के, क्योंकि हम बिना एक्सपेरिमेंटल डेटा के कैसे वेरीफाई करें कि कौन सा मॉडल अच्छा है कौन सा बुरा है। तो हाइड्रोजन के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करके गया, जिन्हें हम बोर कहते हैं। अब ये तुक्का भी मानो, ठीक है, इधर उधर से उठाई गिरी भी मानो, जो भी थी, लेकिन हाँ चीजें तो सेटिस्फाई हुई। जो भी थी कि चीजें तो भैया पढ़ी तो थी बंदे ने, राइट, इसको कोई झुठला नहीं सकता। बोलो बच्चे, बात आ रही है समझ में? यस और नो? अब मैं थोड़ा सा तुम्हें स्पेक्ट्रम का एक वीडियो दिखाता हूँ, जिससे थोड़ी सी तुम्हें और फील लगेगी, और फिर हम अलग अलग तरह की सीरीज जान लेंगे, ठीक है? अब देखना, अपन लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। मेनली क्या होता है, जो तुम्हारा जैसे फोटोन होता है वो इस तरह से ऊपर से, ये जो बोर ने बताया था, नील्स बोर ने, कि जब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो ये फोटोन रिलीज करेगा, राइट, हर एक ट्रांजिशन के अंदर, जो हमने बात की थी इसकी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं, और इन शेल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, तो नीचे आने के दौरान मतलब फोटोन से रिलीज करता है। तो जब कभी वो फर्स्ट शेल में आता है, ऐसी सीरीज का नाम होता है लाइमन सीरीज। जब कभी वो सेकंड शेल में आता है, इसका नाम होता है बाल्मर, पास चेन, ब्रैकेट पी फंड, है ना, ऐसी हमफेरी। तो देखिए मैं बताता हूँ आने का मतलब क्या है, इस तरह से भाई, ये देख, ये कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, लेकिन आता कौन से है, फर्स्ट शेल में। देख, इधर से भी आ रहा है, बट किधर आ रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर आ रहा है, राइट। और ये जो सीरीज है ना, ये अल्ट्रा वॉयलेट रीजन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। तो हमने एनालाइज कर लिया, और एनालाइज करके उसका नाम ऐसे लाइमन दे दिया। तो ऐसी लाइमन है, ऐसी बाल्मर है, और ऐसी अलग अलग सीरीज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर है ना कुछ लाइंस बनाऊंगा, इस तरह से गोल गोल नहीं बनाऊंगा, और अब आपको समझाता हूँ इस पर। अब देखो भाई, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो शेल्स हैं उसको लाइन से बता देते हैं। तो लाइन के लिए मैं यहाँ पे लाइन बना ही लूँ, क्योंकि कभी सीधी लाइन तो अपन से बनेगी नहीं। ठीक है, चल अब इतना भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये लास्ट वाला, इसको इन्फिनिटी पहुंचा देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको याद करने के लिए क्या टेक्निक बताई थी आपको लास्ट टाइम पे, लालू का बीपी हाई हो जाता है,
क्यों हाई हो जाता है? अरे 2 बार लालू हो गया। तो लालू का क्या? बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि जब युवराज सिंह क्या मारता है, छक्का, मतलब फैंटास्टिक 4, तो यूवी क्या मारता है? फैंटास्टिक 4। नाम क्या है इनके बताओ मुझे? एल मतलब क्या है बेटा? लाइमन। और लाइमन कौन से रीजन में है? अल्ट्रावायलेट। तो कई बार एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कि लाइमन सीरीज नहीं देखेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल के जाएगा और बोलेगा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है दैट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइमन सीरीज है। अब दूसरा कौन है? बाल्मर। बाल्मर कौन से रीजन के अंदर आता है भाई? विजिबल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाल्मर के ही आए हैं अभी तक। उसके बाद कौन है? पास्चेन। ये कौन से में आता है? इंफ्रारेड। फिर कौन है बोलो? ब्रैकेट। ये कौन से में आता है? देन कौन है हमारे पास? बोलिए। लालू का बीपी बोलो। लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पी फंड। ये कहाँ आएगा? फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रा के बाद वाले। एंड देन कौन है? हम पहले। ये किधर आएगा? ये भी। अब देख यहां से मैं समझाता हूं इस रिलेवेंस को, इस पॉइंट को। लाइमन सीरीज कब है? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए पर फर्स्ट शेल में आए, चाहे वो इंफिनिटी से ही क्यों ना आए। तो मैं इधर बात करूं, इस सीरीज का नाम होगा लाइमन, जब n की वैल्यू 1 है। इसको बोलेंगे हम क्या बेटा? लाइमन सीरीज। अब पता है क्वेश्चन कहां से? थोड़े से एक आध सीरीज के नाम के साथ ही बता दूंगा। इसको बोलोगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। इसको बोलते हो आप लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। राइट। मान लीजिए कोई आपको बोल जाए थर्ड लाइन ऑफ लाइमन के लिए N1 क्या होगा, N2 क्या होगा? भाई एनर्जी का गैप निकालना है, तो आप क्या करना, जो N2 है वो क्या होगा, मतलब उसे निकालने का तरीका ये है कि जो भी लाइन नंबर बोले वो लाइन नंबर लिख देना, कि मान लो थर्ड बोले तो थर्ड बोल देना, प्लस सीरीज का N1, सीरीज का N1 जो भी है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको बाल्मर सीरीज की बात करता है, तो यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया। तो कई बार सोचने में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है अपन को इतना मालूम होना चाहिए कि बाल्मर के अंदर N2 की N1 की वैल्यू तो 2 है। अब मान लीजिए आपसे बोल के क्या कि फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर, तो आप क्या करना, लाइन नंबर लिख देना, फोर्थ प्लस बाल्मर के लिए N1 है 2, 6 नंबर होना चाहिए N2 का। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक झटके में काम होगा। एक तो ये चीज है। दूसरी एक बड़ी मशहूर चीज जो बार बार यूज करता है, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजिशन। एक बात बताओ, एनर्जी का गैप कौन से वाले में ज्यादा होगा भाई? गैप में इसमें, मान लो लाइमन सीरीज के लिए बात करो, या इसमें? जहां एनर्जी का गैप ज्यादा होगा वहां वेवलेंथ कम होगा, हाँ के ना? हाँ राइट। तो ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? ये वाला पॉइंट
शॉर्टेस्ट, और ये किसको करेगा भाई? हाँ के ना, बोलो बच्चे, यस सर। आ रही है ना बात समझ? तो देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, उस सीरीज के लिए वो कैसी वेवलेंथ होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लास्ट लाइन उस सीरीज के लिए कैसी वेवलेंथ होगी? आ रही है बात समझ में बच्चों? अच्छा, एग्जामिनर की हद पार कर देता भाई तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो कई बार यहां से भी नाम पूछे जा सकते हैं। जो पहले नंबर की लाइन होती है उसको बोलते हैं अल्फा, दूसरे की को बीटा, तीसरे को गामा और डेल्टा, ऐसे राइट। तो हर एक की अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से चलेंगे। तो ये मैंने कुछ जानकारियां दी, अब इन जानकारियों के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो भाई, अब देखो इतना पार्ट हमने पूरा का पूरा लिख लिया, जान लिया। अब एक और बंदे के बारे में आपको बता देता हूँ जिनका नाम है रेडबर्ग, और उनके क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से आएंगे। आपको कुछ ज्यादा उससे कैलकुलेट करना भी नहीं है, आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना, लेकिन जब आर की टर्म्स में आ जाए तो बस बता देना। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ, आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि जैसे मैं एनर्जी की बात करूं तो ये आया था 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इज इक्वल टू, मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन दो लोगों के गैप की बात कर रहा हूँ एनर्जी के। तो चलिए इसको पॉजिटिव बना देता हूँ ताकि दोनों का गैप जो एनर्जी का वो लिख दूँ, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। हाँ के ना, मैंने ये लिखा है। इसमें आपको कोई भी मतलब आशंका है तो मेरे को बता दें, कोई भी दिक्कत नहीं ना? अरे बोलो। नहीं नहीं। हाँ ये मतलब नॉर्मल है, कोई भी लिख सकता है भैया कैलकुलेशन के लिए। तो ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसको 1 अपॉन लैम्डा लिख दें। ठीक है, अब मैं इसको मीटर में चिपका देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 13.6 अपॉन 1240, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, इसको जूल वूल में सब में कन्वर्ट करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट का नाम मैंने आर रख दिया। क्या रख दिया? आर। तो मीटर भी छोड़ो, सेंटीमीटर में निकालता हूँ। कांस्टेंट का क्या रख दिया? आर रख दिया। मैं इधर आर जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2। क्या ऐसा कुछ नहीं लिख सकता क्या? ऐसे ही बस कांस्टेंट लिख दिया? बोलो हाँ के ना, बोलो बच्चों। बस Yes, ऐसे sir. नेटवर्क ने किया। लो, और इन्होंने इसको कांस्टेंट को आर को, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया तो दिस इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए लोग कहते हैं कि इसको यूज किया करो 109700, और मैं क्या कहता हूं कि आप इसको यूज ही ना करें। आप क्या करें, जब भी कभी कैलकुलेशन आ जाए तो आप अपनी बोर वाली कैलकुलेशन यूज करें। जब कभी आपको आर के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करना हो तब आप इसको यूज करें, बस। ठीक है, तो एक बार लिखो पहले आर के टर्म्स में इसके जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद अपन आते हैं। तो ये रेडवर्क्स का फॉर्मूला अलग अलग सीरीज के लिए अभी अपन कुछ कैलकुलेशन करेंगे आर के टर्म्स में। अगर आर का टर्म्स ना हो तो आप उसे यूज ही मत करना, आप पॉकेट में ज्यादा अपनी कैलकुलेशन बढ़ा लोगे। ठीक है, तो इट इज बेटर टू यूज। अच्छा, ये जो 1 अपॉन लैम्डा होता है इसको हम वेव नंबर भी कहते हैं। इसको म्यू बार है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार भाई साहब नोट कर लो इसे। अब देखिए बच्चों, अपन लोगों को आर की टर्म्स में लैम्डा को निकालना है। तो अब मैं आपसे को एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड दी शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट
वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, या लाइमन कर लेना, बाल्मर, दोनों को निकाल लेना। बाल्मर इन टर्म्स ऑफ आराम से कैलकुलेट करें, शॉर्टेस्ट कर लें, लॉन्गेस्ट कर लें, फिर एक काम हो करना, ऐसे ही फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर के लिए भी निकालना है। एंड ये सब आर की टर्म्स में निकाल लो। चलो करो, करते हैं चेक। पहली बात, अच्छा लाइमन के लिए बोले, बाल्मर के लिए बोले, पहले इनके लिए क्या करता हूँ, N1 N2 निकाल लेता हूँ शॉर्टेस्ट के लिए। लाइमन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा, तो अगर लाइमन के लिए निकालूंगा तो N1 तो 1 ही होता है, N2 कितना होगा, इन्फिनिटी। बाल्मर के लिए निकालूं शॉर्टेस्ट में तो N1 कितना होगा, 2 होगा, और N2 कितना होगा, इन्फिनिटी। अब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का गैप निकालूं, ठीक है, एनर्जी छोड़ो, अपन तो लैम्डा ही निकालते हैं ना डायरेक्ट। क्या आएगा, 1 लैम्डा इज इक्वल टू, जब तक मेंशन नहीं है हाइड्रोजन मान के चलना, R 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी, ये खत्म। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/r। पहला। दूसरा, अगर इसकी शॉर्टेस्ट बोलूं तो कितना आ जाएगा, अगेन 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। इन्फिनिटी वाली टर्म गई, r आ गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू, रुको रुको रुको, इट वाज तो ये आ गया r बेसिकली 4/r। ये तो आ गई शॉर्टेस्ट दोनों की। अब जब दोनों की लॉन्गेस्ट बोलूंगा तो बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट वाली, लाइमन बाल्मर लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में N1 तो 1 ही रहेगा और इसका N2 2 ही रहेगा, बट ये आ जाएगा N1 सॉरी, और इसका N2 आ जाएगा 2 और इसका N2 आ जाएगा 3। आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अगेन 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4। 4 आ गया कॉमन, कितना आ जाएगा 4, 3/4r 1/λ लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r। आगे लाइमन की, बाल्मर की कितनी आएगी, 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 मतलब कि 4 माइनस 9 36 5। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, राइट। ये आगे दोनों है ना। अब अगर कोई बोले कि भैया फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर निकालो, तो बाल्मर के लिए आपको N1 तो पता ही है, फोर्थ लाइन है तो क्या बोलते हैं हम, लाइन नंबर प्लस उसका N1, तो N2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 और माइनस 1/36। 36 आ गया कॉमन, 9 टाइम्स क्या, 9 माइनस के 1 दैट इज 8/36। 1/λ is equal to r 8/36, राइट। और क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 36/8। ऐसे करके आपको आर के टर्म्स में बड़े आसानी से निकाल के आ सकते हो। एक और ऐसी आर के टर्म्स का क्वेश्चन देता हूँ, विदाउट आर के टर्म्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें रेडवर्क कांस्टेंट देके जाएगा, ये वो पूछेगा, आप कुछ ना अप्लाई करें, आप डायरेक्ट बोर्ड से सॉल्व करें तो आपका जल्दी आंसर आएगा। बाकी एक अभी ऐसा देता हूँ जिसमें आर ही अप्लाई करके लेके आना है आपको। तो व्हाट
is the shortest wavelength line in Paschen series of A, C 1/r and D। सोचे समझे और जवाब दें बच्चों। इसका आंसर आपने सही बोला है, इसका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। कैसे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, पाश्चन की। तो लाइमन, बाल्मर, फिर उसके बाद आता पाश्चन। तो पाश्चन मतलब N1 तो इसके लिए 3 ही है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है मतलब N2 कितना होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी इन्फिनिटी वाला। अगर वो इन्फिनिटी वाला होगा तो देखिए 1/λ इज इक्वल टू R। अब आपको Z पता है, Z कितना होगा? 3 का होल स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/∞ 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कट जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू R, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r। योर आंसर। होप यू गॉट इट। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ रेडबर्ग कांस्टेंट का, इसको भी करके दिखाना। What is the wavelength in nanometer of spectral line associated with a transition from 2 4 A all of them are in nanometer। जरा बताना बच्चों। आंसर रेडबर्ग से? यस सर, सी। कोई गधाई होगा जो इसका आंसर रेडबर्ग से निकालेगा, राइट? तो इसका रेडबर्ग वगैरह से मत निकाल के आना, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाया है वही चिपकाया है, राइट? तो आप अपने वैल्यूज को याद रखें। सेकंड शेल की कितनी होती है? -3.4 इंटू जेड स्क्वायर। ये कितनी होती है? -1.5 इंटू जेड स्क्वायर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 1.9 इंटू जेड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, राइट? जेड की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, तो 9 इंटू 1.9 1240 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1240 अपॉन 9 इंटू 1.9। 1.9 और 9 लगभग 18 के पास हो जाएगा। अगर मैं 20 से भी इसकी कैलकुलेशन करके देख लूं तो भी तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि ऑप्शन क्या आने वाला है, 2। और ये कितना आ जाएगा? 62। तुमने इसको 20 बना दिया 18 को, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा कम आएगा जो एक्चुअल वैल्यू होगी। एक्चुअल आंसर क्या होगा? देख सारे ऑप्शन इतने दूर हैं, इसीलिए मैंने बोला। तो कोई गधाई होगा जो जाकर रेडबर्ग पढ़कर और रेडबर्ग निकाल के आएगा। भाई एनर्जी कैलकुलेशन के लिए तो हमने जो बोर का सीखा है वो सब सही है। रेडबर्ग का कब यूज करना है? जब बिल्कुल आर की टर्म्स में ही बातें होने लग जाए, तो बस उसी जगह आर लगा दो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो। हाँ क्या ना बच्चों?
बात आ रही है समझ में? यस सर। राइट, तो यू गॉट इट ना, जितनी भी बातें हमने की वो सब आपको अच्छे से अभी तक समझ में आई? शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट, जैसे जैसे एग्जामिनर खेल सकता है तो सारे। चलो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना सीखते हैं। क्या मतलब है स्पेक्ट्रल लाइन का? देखिए, हाइड्रोजन की बात मैं जो कर रहा हूं, मानो ये उसके कुछ शेल्स हैं। सोचो कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां है ना? ऐसे अपन बहुत सारे एटम मान लेते हैं, हमें भाई हाइड्रोजन में अलग अलग एटम्स है, बहुत सारे भरे हुए हैं हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है, एक गैस के सैंपल में। राइट, चलिए 3 से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने जो बेसिकली था इलेक्ट्रॉन, उसको यहां तक पहुंचा दिया। अब देखिए इसके पास वापस आने के कुछ तरीके, एक तरीका ऐसा, जबकि एक गैस के सैंपल में भाई हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं, एक गैस के सैंपल के अंदर यही तरीका कुछ ऐसा भी हो सकता है, और फिर ऐसा। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो ये और ये सेम ही है, हाँ क्या ना? तो इसकी जो रेडिएशन की लाइन होगी वो तो हमें सेम ही मिलेगी। एक मिनट रुकना यार, अच्छा ये ऐसे कुछ बन गया, रुक जाओ, अभी मैं कह रहा हूँ वो हिल क्यों नहीं रहा। राइट, आप देखें, तो ये कुछ ऐसे आया और कुछ ऐसे आया, तो हमने ये देखा कि ये रेडिएशन और ये रेडिएशन तो सेम ही है, तो इसको बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इसको यहां से हटा दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई? सारी प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं हम, क्लास और ये ऐसे जंप किया, हाँ के ना? अगर ऐसे किया तो आप गौर से देखिए कि ये और ये तो सेम ही है, राइट? अगर ये सेम है, इसको हटाया जा सकता है। और क्या तरीका हो सकता है सेम के इसी केस के अंदर? बोला डायरेक्ट फर्स्ट पर सीधा डायरेक्ट सीधे पे, मतलब एक जो आखिरी तरीका मेरे पास बच रहा है वो क्या है, डायरेक्ट का। चलो वो कुछ ऐसा, और इसके अलावा कोई भी नहीं बन रही है। मतलब मैंने क्या बोला, इस पूरे में 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो मिल सकती है वो 6 मिल सकती है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, राइट? आप पूरे गैस के सैंपल में कितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो वही होगा। लेकिन बात ऐसी आती है कि अभी तो मैंने ऐसा बना के देख लिया, ऐसे बना के देखने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू, तो कितनी होंगी मैक्सिमम नंबर? तो उसके लिए n2 माइनस n1 जहां से भी आ रहा है, n2 माइनस आपकी मैथ्स है और कुछ नहीं, +1। देखिए अगर मैं इस केस के अंदर निकालूं जो मेरा था 1 2 3 4, क्या था, n2 माइनस n1, 4 माइनस 1 3 हो गया, और 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये 2 बन जाएगा, ये 6 हो गया। तो 6 लाइन्स ही थी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है, हाँ क्या ना भाई? बोलो बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं है? सर। बढ़िया, चलो क्लियर है तो इसको एक बार लिख लो, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, पहले इसी फॉर्मूले पे फिर इसके और फॉर्मूले। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, अटेम्प्ट करना है इसको। नंबर ऑफ
in the visible region yeah when an electron returns from sixth orbit to the ground state in hydrogen spectrum is X. सोचें समझें बताएं मुझे, आओ बताता हूँ। तो कहाँ उलझे? तो तुम्हारे आंसर आए 10, 15 है ना, ज्यादातर के तो 10 ही आए। उसका आंसर है 4। कैसे है 4 देख बताता हूँ। n इज इक्वल टू 1 ऐसे ही, पहले तो ऐसे बताता हूँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला भी दिखाऊंगा। 3 4 राइट। एक बात बता, भले ही वो 6th से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा हो, बट ये कौन से रीजन में पूछता है? विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज होती है? डायमंड। बाल्मर। यानी कि हमसे कहां पूछा जा रहा है? बाल्मर। बाल्मर में। तो बाल्मर, बाल्मर। हाँ बाल्मर में कितने भी एटम्स हो, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो ये यहां से यहां 6 से, हाँ के ना? अरे बोलो, इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी है? कोई भी? इसने केवल बाल्मर सीरीज का पूछ लिया आपसे, हाँ पूरी लाइंस नहीं पूछी। बताओ कोई और पॉसिबिलिटी है? अरे बोलो यार। सर 6th ऑर्बिट से पूछा है ना, तो स्पेसिफाई किया है। हाँ बेटा 6 से स्पेसिफाई किया ना, 6 से लेके आ रहा है, लेकिन पूछ कौन से रहा है? जितनी भी विजिबल रीजन में आती है। अब उसके बाद कुछ भी होता हो, इधर होता हो इधर होता हो, उससे इसे कोई मतलब नहीं। ये तो कहता है 6 पे आता है। अब ये 6 से आने के लिए ऐसे भी आता हो, जैसे मैं रेड से बनाता हूँ, जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया और ये ऐसे जंप किया एंड फाइनली इधर किया, करता रहे। ये तो विजिबल रीजन में नहीं होंगी ना। यस सर। इधर आया तो ये तो विजिबल में नहीं होगी ना, राइट? तो विजिबल में तो यही 4 होंगी, हाँ के ना? यस सर। हाँ। तो पता है जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करें? हमें तो एक ही फॉर्मूला याद होता है, तो हम दूसरा फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं। वो क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ पर्टिकुलर सीरीज इज इक्वल टू n2, जहां से भी आया है, माइनस n1 ऑफ दैट सीरीज। डन। तो आपको मान लो लाइमन की निकालनी होती है ना, तो लाइमन की मैक्सिमम कितनी आती? अब देख, पहले हम ऐसे निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो n2 6, n1 1, 5 सीरीज। अगर मान लो आपको इसकी निकालनी होती, जैसे पास्टियन की 1 2 3, तो 3 माइनस 6 3 आ रही है, तो अपने आप निकल जाएगी, हाँ के ना भाई? अरे बोलो बच्चों। यस सर। क्लियर है ना? तो ये मैंने जानबूझ के गलती कराई ताकि आपको याद रहे। और लेके आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। ये भाई वन नोट क्या होता है, मैकबुक पे वो झटके लेता है। माइक्रोसॉफ्ट और इनकी लड़ाई में हम पिस रहे हैं। यहाँ पे करता हूँ
the ratio of radii, रेडियस ही कर देता है, two shells atom is 25:1. Calculate the maximum ए सर ये नहीं है यार, एकदम बिना देखे आंसर दे दिया और गलत भी दिया, ये नहीं है आंसर। थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ेगा भाई आंसर, ऐसे नहीं निकलेगा हवा में कुछ भी मार दिया कि कहीं ना कहीं लगी जाएगा। सोच, जरा सोच के बता मुझे क्या आंसर आया। इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देता हूँ, रुक जाओ। 4 हो गया। अब जरा निकाल के देखो, ये जो रेशियो है ये अब 25/4 है ना। अब निकालना है इसे 25/4 पे। करो भाई कोशिश, तो आ तो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि मैंने तुम्हें आंसर बोल दिया है अभी, बट कैसे आएगा वो चीज मुझे समझाना, ठीक है। चल मैं ही बताता हूँ, ठीक है। देख, रेडियस का रेशियो R1/R2 दे रखा है, और आप जानते हो जो रेडियस होता है वो होता है 0.529 n²/z। सिंस हाइड्रोजन एटम है, z तो 1 ही है, राइट। तो ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है, अगेन 0.529, ये N1 है, ये N2 है ना। तो इन दोनों का मैं कैसे, ये भी तो बोल सकता हूं N1/N2, यहां तक तो कुछ पहुंच गए। N1/N2 इज इक्वल टू 25/4 का अंडर रूट, राइट, सॉरी अंडर रूट हट गया। हाँ, अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालते होगा। आप बोलते हैं यार 5 - 2 मतलब 3 हो गया, 3 × 4 / 2, तो 6 होना चाहिए था पहला आंसर, जो कि नहीं है ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हो, अब क्या करते हो बेटा, ये एक रेशियो है, ये कोई वैल्यूज नहीं है इनकी, तो रेशियो क्या हो सकता है 10/4 हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 × 7। किसी के में मेरा शायद वो मतलब वो म्यूट कर ले, क्योंकि स्पीकर पे वापस आवाज इको कर रही है। तो 6 × 7 / 2 आप करें तो इतना ही बन जाएगा, और 21 आएगा, तो 21 भी कहीं नहीं है आंसर। अब क्या करें, अब इसी को जो 5/2 है इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना बन गया भाई। तो 15 - 6 दैट इज इक्वल टू 9 × 10 / 2। ये 5 बन गया और ये आ गया 45। ये मैच कर गया तुम्हारे आंसर से। तो रेशियो आया तो हमें और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, और अगर ये अच्छा होता कि ऑप्शन नहीं होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब ऑप्शन दे रखा है तो तुम्हें ऑप्शन के हिसाब से ही मैच करना है। वैसे भी जैसे तुम आगे बढ़े तो तुमने अपने ट्रांजिशन में देख लिया कि 10 कहीं नहीं आया था, 21 आया था, तो 20 भी नहीं आया था, 15 भी नहीं आया था। डेफिनेट बात है फिर सी ही आना चाहिए, बट मैंने तुम्हें निकाल के भी बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ।
गॉट इट और नॉट बच्चों? हाँ, पहले वाले केस में एक आपने बार जब रिपीट 1 करो था सर। तो 3 आ रहा था। क्या आ रहा है? एक बार रिपीट। जब 1 था, मतलब आपने अभी रेशियो चेंज किया, पहले 1 था तो 10 आ रहा था ना आंसर। हाँ, तब तो फिर 10 चिपका दोगे। अगर 10 आ रहा है बाई चांस, मान लो तुम्हारा अगर रेशियो से ही आ गया, जैसे 5:1 आ गया, कितना हो गया 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो यहाँ पे तो 10 को डायरेक्ट चिपका देगा, तो वो सही था उसका आंसर, क्योंकि अगर मैंने रेशियो इधर रखा तो। लेकिन अगर ये रेशियो में बैठा ही नहीं आंसर, फिर आगे बढ़ता जाएगा जब तक तेरा आंसर ना आ जाए, समझा? वरना फिर ये मल्टीपल में भी चला जाएगा बेटा, यू नीड टू वेरीफाई। तो ये 5 है, ठीक है, तो ये 10/2 भी हो सकता है, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2, इधर 4 आ जाएगा, 4 × 9 बन जाएगा, राइट? तो 36, वो तो भी कहीं नहीं दे रखा, तो फिर वो बैठी, इसके आगे तो फिर बैठेगा भी नहीं वो, है ना? जैसे अगर मैं कर लूं 15/3, 12 × 13 डिवाइडेड बाई 2, 6 बन जाएगा। नहीं बैठ रहा, एक ही ऑप्शन बनता, उसके हिसाब से 10 होता, और अगर वो नहीं तो फिर हमने जो नया रेशियो बनाया है दैट इज 5/2, इसके हिसाब से अब तुम्हें सॉल्व करो। गॉट इट और नॉट? अब देखो, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय अ सिंगल एटम, एक अकेले एटम से कैसे कितनी लाइन बनेगी? तो देखो बड़ा आसान है, आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कर दो या 5 कर दो, हमें वो तो एक अकेला एटम, तो ज्यादा से ज्यादा एक एटम क्या ट्रांजिशन कर सकता है कि हर स्टेप को फॉलो करते हुए चला जाएगा? क्या भाई, इससे ज्यादा तो नहीं दिख सकता, इससे कम ही होगा। तो बेसिकली देख, ये कितना था 5 था, ये कितना था 1 था, टोटल लाइन कितनी हुई 4 हुई। आप और भी बढ़ा लें, चाहे 1 2 3 इस तरह से खूब सारी कर लेते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम मैक्सिमम लाइन निकालते हैं, क्या होगा? हर स्टेप को फॉलो करते हुए जाएगा। अब गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन आ रही है, तो मतलब क्या है इसमें? सीधे n2 - n1, इससे ज्यादा लाइन नहीं आ सकती, या n2 - 1 भी बोल सकता हूं अगर एक एटम के लिए बोलो तो, ग्राउंड स्टेट पे आने में, या किसी भी स्टेट पे आ रहा है तो उस स्टेट तक आने के लिए जितनी लाइंस मैक्सिमम फॉलो होंगी एक एटम की वजह से। यहाँ पे एक सिंगल एटम है, आ एटम, तो जब कभी सिंगल एटम आ जाए तो n2 - n1 लगाना। तो 2-3 फॉर्मूले हो गए आपके पास। हालांकि ये वाला काफी कुछ सिमिलर है वो स्पेसिफिक सीरीज वाला, उसमें वो सीरीज का n1 डिफाइन कर जाता है, यहाँ पे n1 शायद आपको देकर जाएगा, तो आपको निकालना है। गॉट इट और नॉट बच्चों? हाँ के ना? हाँ हाँ राइट। तो भाई इसी के साथ हमारा बोर एटॉमिक मॉडल समाप्त होता है, और बोर एटॉमिक मॉडल के अब मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो अब मैं बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला ड्रॉबैक, जो कि हम लोग बोलते हैं कि ये वैलिड ही नहीं है बाकी लोगों के लिए, तो दिस इज वैलिड, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक जो इसका है, ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन why angular momentum is quantized, क्योंकि इसने बोला था MBR = NH/2 पाई,
तो ये आया कहां से, ये वाली बात की ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, पहली बात। थर्ड, जिसकी वजह से अब आगे की थ्योरी आएंगी। साइंटिस्ट लोग यही नहीं रुके, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उन स्पेक्ट्रल लाइन को भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया, और जब उनको छोड़ा तो और भी नई स्पेक्ट्रल लाइंस मिलने लग गई उससे, और भी नई, मतलब बेसिकली वो स्प्लिट हो गई वहां पे। तो यार ये स्प्लिटिंग क्यों हुई होगी, तब वो नहीं जानते थे, लेकिन आज आप जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक शेल के अंदर भी सब शेल्स हुआ करते हैं। जैसे आपने देखा एस है, पी है, डी है, एफ है। तो अगर सब शेल्स होंगे तो उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, और उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी तो वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, ये उस चीज को नहीं समझा पाया जिसे जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड में टोनी स्टार्क नाम से, स्टार्क इफेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे अपन दूसरा जानेंगे, जी मैन इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इन ड्रॉबैक्स को लिखें। अब हम आते हैं थोड़ा सा रदरफोर्ड की ओर, कि उनकी बैक में, मतलब जब ये अपनी रिसर्च कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, है ना। तो जीमान इफेक्ट और जीमैन ही कर देते हैं, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों ही थे, जिसकी वजह से आगे का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की डिस्कवरी होने की अब आशंकाएं बनी। जैसे बाल्मर सीरीज थी, रदरफोर्ड कहाँ अटका था कि भाई वो ये नहीं बता पा रहा था कि ये स्पेक्ट्रल लाइन कैसे कैसे हमारी जनरेट हो रही है ना, मतलब ये अलग कैसे आ रही हैं, क्यों सेम पैटर्न बार बार हमें दिखता रहता है। तो उन चीजों को वो शेल से नहीं बता पाया, जिसकी वजह से बोर आया। अब ये नई थ्योरी आएगी जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ गया कि इसके अंदर भी कुछ है, तो इसके अंदर भी कुछ है, तो आएगा आपके पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो आप इस पार्ट को एक बार जल्दी से नोट करें, फिर हम थोड़ा सा वहां बढ़ते हैं अपने रदरफोर्ड की ओर। अब क्या है, राइट टाइम है हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो रदरफोर्ड का दिया हुआ एक्सप्रेशन था, उसे पढ़ने का। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ऐसा नहीं कि ये रुक गए, है ना, ये भी अपनी डिस्कवरी कर रहे थे, वही एक्सपेरिमेंटल डेटा, लेकिन इतना ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाए जितने आगे तक बोर बढ़ गए। बोर ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की और बहुत ज्यादा चीजों को उसमें अप्लाई कर पाया। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही रिसर्च कर रहे थे, और मतलब जो वो था अपना कूलम लॉ, इन्होंने भी अप्लाई किया अपने कूलम लॉ को। एक मिनट रुकें बच्चे। तो देखो इनने क्या किया, ये वही अल्फा पार्टिकल वाला गेम ही खेल रहे हैं अभी भी। ये लिया, और अब ये निकालना चाहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए बाहर इनका वो जो भी है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल को इस पे स्ट्राइक किया गया, और यहां आएगा, एकदम से बाउंस बैक कर गया, हाँ के ना। अब एक बात बता, वही पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन, इस मोमेंट पे अगर मैं बात करूं, अच्छा इस मोमेंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हैवी होगी या बहुत कम होगी। देखो न्यूक्लियस को छू तो पाएगा नहीं, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है जेडी, और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट, 2e के पास। तो मुझे एक बात बताएं कि इस टाइम पे न्यूक्लियस को छू तो पाएगा नहीं, इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी या कम होगी। बिल्कुल होगी नहीं, बहुत हाई होगी, ज्यादा क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी लो होगी, राइट। जबकि इस मूवमेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, हाँ के ना, जब हाँ। कर रहा है। तो यार बॉस मैं लगाता हूं एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से मैं क्या बोलता हूं, तो ये एनर्जी है, एक मिनट रुकें, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। लिख सकता हूं? हाँ के ना? अच्छा, अब इस मोमेंट पे तो लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस ही है इससे भाई। आपको शायद पता हो कि रिपल्सिव फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, राइट? ओ सॉरी, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, एंड अट्रैक्शन फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो यहाँ से यहाँ तो लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस ही है, न्यूक्लियस से कुछ ऐसे इंटरेक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट जीरो ही है। आपके पास जो भी है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? ये वैल्यू जीरो। इस मूवमेंट पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो क्या होगी? के Q1। क्लियर है? मैं इससे ये भी तो बोल सकता हूं कि हाफ, अच्छा ये आर क्या है बेटा? यहां से यहां के बीच में डिफरेंस, मतलब जो ऑलमोस्ट रेडियस के पास है, पूरा तो नहीं होगा, रेडियस से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होगी, बट ऑलमोस्ट। चलो आगे बढ़ाता हूं। देखो, अरे यार ये हो क्या रहा है इसमें? तो देखो, अब मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर के, इधर आ जाएगा जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज, अल्फा पार्टिकल का 2e अपॉन आर। तो देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। हाँ क्या ना? के की वैल्यू आप जानते ही हो, तो बॉस ये जो डिस्टेंस है इसे आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम न्यूक्लियस। हाँ के ना बच्चों? तो यार इसको नोट कैसे करोगे तुम? ये बार बार तो जा रहा है ये अपना। सर हाँ बोलो। वहाँ आपने KZ E2E क्यों लिखा है? अच्छा मैं बता देता हूँ, अच्छा इस बार दोबारा भी बता दूंगा, वो मतलब समझा भी दूंगा। कौन सा बेटा? E2E? हाँ ये अरे बोलो। थर्ड स्टेप में, कौन सी स्टेप में बेटा? थर्ड एनर्जी कंजर्वेशन के थर्ड स्टेप में। यही वाला ना, ये स्टेप? हाँ सर। हाँ बेटा, ये क्या है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ओके सर। और ये क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। हाँ क्या ना? और ये क्या है? डिस्टेंस, मतलब जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाली डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन किसके बीच में बच्चे? न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। हाँ क्या ना भाई? अब सर वो हाँ बोल। सर मीटिंग में आने दो सर, वो दूसरे इससे ये इसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखिए ये किसके बराबर हो गया हमारे पास? R इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। यार ये आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये वन नोट, एक बार मेरे को स्टार्ट ही करना पड़ेगा। तो देख, यहाँ से भी देख सकता है, तो सेम ही चीज है। ये तेरा अल्फा पार्टिकल जिस पे चार्ज है 2e, आर नॉट, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर आप जानते ही हो, एनर्जी इज कंजर्व, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। तो इनिशियल और ये बराबर हो गए, जेड ई चार्ज ऑन न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, आर नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो यहाँ से, बट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जरूरी चीज जो आई भी हुई है आपके में एक बार। तो ये क्या है? आर नॉट इज इक्वल टू के जेड ई इंटू 2e अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप नोट करते ही इस क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करें।
ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, करें बच्चे अटेम्प्ट। मैं ही बता देता हूँ। तो देख कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में पुट करने वाली वैल्यूज हैं। इसके बाद 2 लिखा, इतना लिखा 9 × 10⁹ फिर क्या है देखो ये क्वेश्चन में जो जो चीजें दे, और उसके बाद हमारे पास आ गया रे, हाँ 92 जेड की वैल्यू है और ई स्क्वायर, एक ई से तो एक ही कट गया। उसके बाद बोलता है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे डाला एंड दिस कम्स आउट टू बी 640 × 10⁻⁻16 के अप्रोक्सीमेटली इतना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, राइट? हाँ क्या ना बच्चे? अब देखिए एक और चीज बता देता हूँ, आज क्या वन नोट कसम खा के बैठा है, आज पढ़ाने नहीं देंगे, ठीक है? राइट? अब एक लास्ट चीज बताता हूँ, इसको आप है ना फिजिक्स के अंदर करोगे और बड़े अच्छे से सीखोगे भी यहाँ पे। तो हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या एक ग्राफ भी बनाया कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फेंके जा रहे थे और कितना उनका स्कैटरिंग एंगल था। व्हाट इज मीन बाय स्कैटरिंग एंगल? स्कैटरिंग एंगल ऐसा है, ये न्यूक्लियस से ऐसे सीधा फेंका तो किस किस एंगल से ऐसे डेविएट हुआ, कितने एंगल से, तो इतने एंगल से डेविएट होने वाले कितने पार्टिकल हैं, कितने नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी बता दिया इन्होंने। तो ये फॉर्मूला अभी के लिए तो आप याद ही रखना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जब मॉडर्न फिजिक्स आएगी तब आपको ये कराया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है, ये कैसे किया जाता है। बाकी मैं इस फॉर्मूले को पहले इधर लिख देता हूँ। फॉर्मूला है क्या, यहाँ पर n है, n क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हुए हैं, n इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered, राइट? दूसरी बात के तो आप जानते ही हो, जेड क्या है, बोलिए जेड क्या है भाई? अबे वो एटॉमिक नंबर, और ये जो थीटा है ये क्या है? स्कैटरिंग एंगल, एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल, भाई ये रहा आपके पास। तो आप एक बार इसको नोट करें, फिर इसके ऊपर बेस्ड भी एक छोटा सा क्वेश्चन करा लेता हूं मैं आपको ना। तो ये रदरफोर्ड की पैरेलल थ्योरी जो थी, तो हम अब क्या करेंगे, अब हमारा पूरा रदरफोर्ड और पूरा बोर खत्म हो गया। अब इसके बाद जो चलेगा वो हमारा डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन क्वांटम नंबर्स पहले हम करेंगे, उसको बहुत अच्छे से खत्म करने के बाद देन वी विल कम टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप इसको अटेम्प्ट करें, राइट? मैथमेटिक्स की 250 आना चाहिए, बस देखो यहाँ पे पुट किए हैं वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर साइन 4 थीटा बाई, थीटा कितना है पहला 60 है, तो 60 का आधा 30। दूसरी इक्वेशन में आपको पता नहीं कितने पार्टिकल्स हैं, आपने इधर x बोल दिया, के जेड स्क्वायर साइन, ठीक है 4, और यहाँ पे 90 डिग्री से स्कैटर हो रहा है। आप बस कुछ ना करें, डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 को 1 से, x/1000 इज इक्वल टू इसका, और साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का 4, और साइन 45 होता है 1/√2 इसका 4। इसे सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 250, सीधा आंसर आ जाएगा। भाई साहब इसे एक बार चाहो तो नोट कर लो, और आज के लिए हम इतना ही पहुंचा रहे हैं। इसमें हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और उससे रिलेटेड कर दिया। रदरफोर्ड का ऐसा ग्राफ आया था, जो मैंने ग्राफ बना के दिखाया ना, इस तरह से उसने बिल्कुल एंड तक लिया, एकदम से 180 वगैरह सब पूरा का पूरा स्कैटर माल हो गया बच्चे।